हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे इन्फॉर्मेशन गुरु में। देखिए, आज है साइंस का मॉडल सेट 5। इससे पहले हम 1 से लेकर के 14 तक, 1 से लेकर के 4 तक कवर कर चुके हैं, बिल्कुल और सरल भाषा में। और ध्यान रखिएगा, आपका लगातार हम टेलीग्राम पे टेस्ट ले रहे हैं, इसलिए टेलीग्राम पे जाकर के अपना बेस्ट जरूर दीजिए। जब टेलीग्राम में टेस्ट 1 मंथ भी दीजिएगा ना, तो आपके अंदर से मतलब क्या बताएं आपको, टेस्ट देने के बाद ही बता सकते हैं। आप जब टेस्ट दीजिएगा तो अपना अनुभव खुद मुझे शेयर करने लगेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1300 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक। ध्यान रखिएगा, ये एक औसत दिए हुए हैं 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर ने इधर उधर करके भी ऑप्शन दे देता है, यानी कहने का मतलब हुआ ऑप्शन में दिया आपको 1200 ग्राम से लेकर के 1300 ग्राम तक दिया हुआ, और इससे ऊपर दिया ही नहीं है, ठीक है। तो आप 1200 से लेकर के 1300 ग्राम तक मार सकते हैं। ऑप्शन में लेकर के आपको 1350 ग्राम दिया है, रेंज में नहीं दिया है, तो आप 1350 ग्राम मार सकते हैं। ऑप्शन में इन्हीं ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। 1400 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगा और 1300 ग्राम से नीचे नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से देखना है, ठीक है। तो 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है, एक औसत रखिएगा और ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन के हिसाब से इसे मारिएगा। हम एक रेंज आपको दे दिए हैं, इस रेंज के बीच में होता है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता देते हैं, एक जानकारी रख लीजिएगा। एक वयस्क पुरुष लीजिए और एक वयस्क महिला लीजिए, ठीक है। वयस्क पुरुष का जो वजन होता है मस्तिष्क का 3600 ग्राम, ये 1336 ग्राम होता है एक वयस्क पुरुष का। वहीं एक वयस्क महिला का लीजिएगा तो 1198 ग्राम होता है, वैसे महिला का थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो महिला का लीजिए, एक वयस्क महिला लीजिए और एक वयस्क पुरुष लीजिए। एक वयस्क पुरुष का जो देखिएगा मस्तिष्क का वजन 1336 ग्राम और एक वयस्क महिला को देखिएगा 1398 ग्राम, ठीक है। तो आप कहिएगा सर 1398 ग्राम और यदि 1198 ग्राम बताए महिलाओं के लिए और 1336 ग्राम बताए पुरुष के लिए, यंग के लिए औसत वजन, तो सर ये 1350 ग्राम क्या बताएं? अब आपको हम बताते हैं। देखिए, पुरुषों का मस्तिष्क क्या होता है, वजन बढ़ता है और फिर जाकर के बाद में जो है चेंज होते रहता है। जैसे आपको बताते हैं, यदि 20 वर्ष का पुरुष है, उसका मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम हो जाता है, ठीक है। और यदि वो 65 वर्ष का पुरुष हो गया है तो उसका मस्तिष्क का वजन 1300 ग्राम हो जाता है, यानी चेंज होते रहता है इसका मस्तिष्क का वजन, ठीक है। तो इसलिए इसका एक औसत दे दिया गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1350 से लेकर के 1400 ग्राम तक, ठीक है। वहीं यदि महिलाओं के बारे में कहा जाए तो उसके बारे में कहा गया कि उसके मस्तिष्क के बारे में ध्यान दीजिएगा। उसके मस्तिष्क के बारे में कहा गया है कि माने मस्तिष्क का वजन जो है एक समान स्वरूप अनुसरण करते रहता है महिलाओं में उस तरह का चेंजिंग नहीं होते रहता है कि 20 वर्ष का हो गया तो 1400 ग्राम और 65 वर्ष का हो गया तो 1300 ग्राम, इस तरह का नहीं होते रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये रेंज में दे दिया गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक। ऑप्शन देख करके आप क्लिक कीजिएगा। यदि ऑप्शन सेम टू सेम रहेगा तो यही मारिएगा, और यदि ऑप्शन में आपको दिया ही नहीं, ऑप्शन में दिया हुआ है 1200, ठीक है, 1350 ग्राम, ठीक है, 1100, यानी वैसा ऑप्शन नहीं देगा कि आप उझरा जाइएगा। ऑप्शन आपको उस तरह देंगे जो कि आप मार लीजिएगा, ये रेंज यदि आप रखते हैं तो, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1350 से लेकर के 1400 ग्राम तक। आगे बढ़ते हैं, कहता है ऊंट का गर्भकाल कितना होता है। देखिए, ऊंट का गर्भकाल होता है 320 से लेकर के 350 तक, सॉरी 500 बोल दिए, 320 से लेकर के 350 दिन तक। अब कहिएगा कि सर रेंज में दे दिया गया। देखिए, ये निश्चित नहीं होता कि 350 दिन होगा तो उसी दिन बच्चे जन्म ले लेंगे, या 320 दिन होंगे तो उसी दिन बच्चे जन्म ले लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं होता। 1-2 दिन इधर उधर होते रहते हैं। तो ऊंट में थोड़ा ज़्यादा चेंजिंग हो जाते हैं, 320 से लेकर के 350, यानी कहने का मतलब 335 दिन में वो बच्चा दे सकते हैं, ठीक है, या 350 दिन में भी बच्चा दे सकते हैं, या 340 दिन में भी बच्चा दे सकते हैं। इसलिए उसका एक रेंज दिया गया। तो ऊंट का गर्भकाल होता है 320 से लेकर 350। आगे बढ़ते हैं, गाय का गर्भकाल कितना होता है। गाय और माय दोनों का सेम होता है, यानी गाय का भी 280 दिन होता है और एक माँ का भी 280 दिन ही होता है गर्भकाल। यानी मंथ में देखा जाए तो 9 मंथ 7 दिन होता है, ठीक है। मंथ में देखा जाए तो 9 माह 7 दिन, या दिन में देखा जाए तो 280, यानी इसीलिए कहता है गाय और माय का दोनों का गर्भकाल सेम होता है, ठीक है, यानी 9 मंथ है, ठीक है। तो गाय का 280 दिन और एक माह जनरली मनुष्य में कहा जाए तो इसमें भी 280 दिन होता है, इसलिए गाय और माय कहता है, ठीक है। अब भैंस का 300 दिन, भैंसिया 1.5 दिन लेता है, ठीक है। भैंसिया का गर्भकाल कितना दिन होता है, 1.5 दिन, यानी 30, यानी कहिए 300 दिन, यानी 20 दिन वो ज़्यादा लेट लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
और भैंसिया का दूध भी मोटा होता है ना, ठीक है। पैतृक सिद्धांत यानी पिता है कि नहीं है, इसको साबित करने के लिए क्या क्या आप जांच कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कोई बच्चा है और उस बच्चे का कौन फादर है, ये सिद्ध करने के लिए डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग से पता चल जाएगा। यदि कोई व्यक्ति कहेगा कि ये मेरा बच्चा है, ठीक है, तो कैसे साबित कीजिएगा, तो उसका डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग लीजिए, फट से पता चलेगा उसका बच्चा है कि नहीं। डीएनए मैच कर गया, उसका बच्चा है, और डीएनए मैच नहीं करता। नहीं, देखते हैं कभी कभी लोग गलती कर देता है कुंवारों वारों में, बाद में महिलाएं आरोप लगाने लगता है कि नहीं नहीं पहले का ही बच्चा है, इसी का है। वो कहेगा लड़का कि नहीं मेरा नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग लेते हैं, तुरंत धरा दीजिएगा, ठीक है। यानी पिता यानी पैतृक सिद्ध को करने के लिए क्या क्या चाहिए, डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। अब इतना बात जान ही लिए हैं तो ये भी जान लीजिए कि डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग अनुसंधान संस्थान यानी इसका अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ है, इसके बारे में अनुसंधान यानी खोज करता है, कहाँ है, खोज कहाँ हो रहा है, तो ये हैदराबाद में इसका सेंटर है, ठीक है। डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग अनुसंधान यानी सेंटर इसका कहिए कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। एक बार में हैदराबाद ट्रांसफ़र कीजिए, तुरंत वहाँ धरा जाएगा। और वैसे भी बहुत जगह हो गया है इसकी जांच के लिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूध में पाए जाने वाले शर्करा, शर्करा मतलब मीठा, क्या मीठा पाया जाता है, जैसे दूध में क्या प्रोटीन पाया जाता है, क्या बोले थे, केसिन पाया जाता है, ठीक है। तो दूध में पाया जाने वाला शर्करा नहीं मीठा क्या पाया जाता है, तो लेक्टोज। फल में बताए थे फ्रुक्टोज। देखिए फल से ही शहद प्राप्त किया जाता है, तो शहद में भी फ्रुक्टोज हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए फल से ही ना शहद निकालते हैं। देखिए वो जो मधुमक्खी उड़ उड़ करके आ जाते हैं, फूल उल पे बैठते हैं और उससे चूस चूस करके ले जाते हैं, तो वो क्या लेके जा रहा है, फ्रुक्टोज लेके जा रहे हैं। तो इसलिए कभी कभी सवाल में पूछ लेंगे शहद में क्या पाया जाता है, तो उसमें भी मारिएगा फ्रुक्टोज। अब फल में क्या पाया जाता है, मीठा शर्करा यानी मीठा जो खाते हैं वो मीठा वाला पदार्थ क्या है, ठीक है, तो वो फ्रुक्टोज पाए जाते हैं। हमें उम्मीद है कि कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा, तो तीनों याद रख लीजिएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि दूध में पाए जाने वाला शर्करा लैक्टोज, दूध में जो पाए जाने वाला शर्करा लैक्टोज, फल में पाए जाने वाला फ्रुक्टोज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन। और केसिन को हमारे पेट में कौन सा एंजाइम तोड़ता है, तो रेनिन। हम रटा दिए आपको। आगे बढ़ते हैं। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, देखिए मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है, जबकि आपको हम कल बताए थे कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। ध्यान रखिएगा हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन, मतलब बहुत फास्ट, ज़्यादा नहीं, सबसे फास्ट सेल डिवीजन कहीं होता है तो वो होता है यकृत में। ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। मेरा बैटरी थोड़ा सा लो चल रहा है, इसलिए थोड़ा तेज़ी से हम खींच लेंगे, ठीक है। सबसे सेल डिवीजन यदि पूछ लेकिन फास्ट सेल डिवीजन कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। आगे सबसे लंबा कृमि कौन सा होता है, सबसे लंबा कृमि जो होता है टेप वर्म होता है। पिक्चर भी हम इसका दिखा देते हैं, लेकिन अब बैटरी मेरा थोड़ा सा देख रहे हैं कि बैटरी मेरा जवाब देना शुरू कर दिया है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी का है। दूरी की मात्रा क्या है, प्रकाश वर्ष। देखिए कपड़ा धोने और दूध से मक्खन निकालने के लिए किस सिद्धांत पे कार्य करता है, देखिए दो तरह का सिद्धांत होता है, एक अभिकेंद्रीय होता है और एक अपकेंद्रीय होता है। जैसे ये गोल रंग है, अंदर की ओर बल लग रहा है तो अभिकेंद्रीय, अब बाहर की ओर लग रहा है तो अपकेंद्रीय। अप मतलब बाहर, ठीक है। तो कपड़ा सुखाने और दूध निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर करता है, तो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है, ठीक है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जल का घनत्व, जल का अधिकतम घनत्व और आयतन न्यूनतम, ये समझाए थे एक दिन वीडियो में। 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम घनत्व होते हैं और आयतन न्यूनतम होता है किसी भी चीज़ का। देखिए मान लीजिए ये चीज़ है, ठीक है, इसको ठोक ठाक करके इतना वो कर दीजिए, इतना वो कर दीजिए, आयतन तो कम हो गया, लेकिन ठोकिएगा तो इसका घनत्व तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। छोटा करिएगा, दाब दाब करके छोटा कीजिए, मान लीजिए कि ये अणु दूर दूर है, इसको सटाइएगा, ये दूर दूर है तो इसका आयतन ज़्यादा है, और ये सट जाएगा ना 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 करके, तो तनिक हो जाएगा। तो तनिक को सटेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, आयतन भले न्यूनतम हो जाएगा, लेकिन घनत्व उसका क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। पदार्थ का लघुत्तम यानी छोटा अंश को क्या कहते हैं, क्वार्क कहते हैं। लेंस का क्षमता को क्या कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। लेंस की क्षमता के सही मतलब क्या होता है, डायोप्टर। थोड़ा बैटरी मोबाइल जो है ना दे दिया है, चूंकि अभी चार्ज करने की सुविधा नहीं, इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी से खींचेंगे, ठीक है। इन धनुष के बीच में कौन सा रंग होता है, हरा। हम आपको बताए थे इन धनुष के बीच में रंग कौन सा होता है, हरा। आगे रंग का परिकीर्णन, देखिए तरंगदैर्घ्य के आधार पर होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका परिकीर्णन कम होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका परिकीर्णन ज़्यादा होगा। जैसे कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो उसका परिकीर्णन ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। जबकि वही बैगनी रंग का, सुन लीजिए, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसलिए उसका परिकीर्णन ज़्यादा होता है। जिसका ज़्यादा तरंगदैर्घ्य उसका परिकीर्णन कम, जिसका ज़्यादा परिकीर्णन हो रहा है उसका तरंगदैर्घ्य क्या है, कम है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो परिकीर्णन कम होगा, बस इतना जान लीजिए। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा यानी रियल होता है, लेकिन उल्टा होता है और वस्तु से क्या होता है, छोटा होते हैं। इंद्रधनुष बनते हैं जस्ट देखिएगा सूर्य के ठीक विपरीत बनते हैं। यदि पश्चिम में सूर्य है, वर्षा वर्षा पड़ता है, देखिए पूरब की ओर बनता है इंद्रधनुष। फ्यूज तार किससे बनाता है, टीन और शीशा, यानी फ्यूज मारता है टीस,
टीन और शीशा बना हुआ होता है। सूर्य के परिकिरण देखिए, सूर्य परिकिरण के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई, देखिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है। आगे समुद्र का जल नीला दिखाई देने का कारण क्या, समुद्र का जो जल नीला दिखाई देता है वो परिकिरण के कारण दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करते हैं, देखिए वायु का जो बुलबुला जल में व्यवहार करता है वो अवतल लेंस की भांति करता है, जो बुलबुला रहता है ना वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करते हैं। तारे के टिमटिमाना किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। हीरे का चमकना और मृग मरीच का किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देखिए इसमें जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा है ये जब दोहरा करके आएंगे तो और डिटेल्स हम समझा देंगे, थोड़ा बैटरी इसका डाउन होते जा रहा है मोबाइल के, इसलिए हम तेजी से खींच दिए। ठीक है, खैर आप याद कर लीजिएगा, हमें उम्मीद है कि आप बहादुर हैं।